नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। कैबिनेट की बैठक में किसान, मध्यम वर्ग और युवाओं को लेकर अहम फैसले। भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी। मजबूत मांग के चलते अक्टूबर में देश में सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में दर्ज की गई वृद्धि, रोजगार सृजन को भी मिला बढ़ावा। एचएसबीसी इंडिया सेवा बिजनेस इक्विटी इंडेक्स अक्टूबर में 58.5 रहा, जो सितंबर के महीने में 57.7 था। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। एनवीडिया का बाजार मूल्य $3.43 ट्रिलियन, जो एप्पल के $3.38 ट्रिलियन से अधिक। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में मजबूत बढ़त के साथ हरे रंग के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। जाना आज की जो टॉप लाइन्स हैं, क्या कुछ खास जब हम बात करते हैं कारोबार जगत की और इससे जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें आज का दिन जो है वो कैसा रहेगा, क्या कुछ खास है। लेकिन आइए अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए निफ्टी की भी क्या स्थिति रहेगी, टॉप लाइन आपने जान ली है, लेकिन कारोबार के नज़रिए से जब हम बात कर रहे हैं कितना अहम होता है कि जो बाजार की स्थिति है वो क्या रहेगी। और सबसे पहले अगर खास तौर से बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी की स्थिति आज क्या रहने वाली है, इस पर आपको हम जानकारी दे दें। आज फिलहाल जो स्थिति अब दर्ज की गई है वो आप देख सकते हैं 24,523.50 पर कारोबार करता नजर आया और 37 अंकों की जो बढ़त है वो फिलहाल इसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये तो बात हुई गिफ्ट निफ्टी की, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेंसेक्स की, खासतौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर 129.53 अंकों की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, जिसके बाद ये 80,248.60 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साथ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर निफ्टी 50 की भी, तो निफ्टी 50 की खास तौर से अगर बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 54.85 अंकों की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये 24,429.20 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो शुरुआत है वो गिरावट उसमें नजर आ रही है। और ऐसे में आज की जो टॉप गेनर्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं, यानी जहां पे हरे निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल की बात की जाए, टीसीएस की हम बात करें, टाटा स्टील की बात की जाए, एचसीएल टेक की हम बात करें या विप्रो, तो ये तमाम आज के टॉप गेनर्स हैं जहाँ पे लगातार हरे निशान के साथ आप देख पा रहे होंगे जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा वो कौन से हैं जहाँ पे लाल निशान भी नजर आ रहा है, यानी टॉप लॉसर्स की अगर खास तौर से हम बात कर लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, टेरेन, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये आज के टॉप लॉसेस की श्रेणी में है, जहां पे लाल निशान जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है शुरुआती दौर पर, और इनमें जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से टॉप लॉसेस जो हैं। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं ग्लोबल मार्केट का भी हाल क्या रहा है, क्या स्थिति ग्लोबल मार्केट में नजर आ रही है। और उसमें अगर हम नजर डालते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट पर, डो जोन्स फ्यूचर की बात की जाए, S&P 500 या नेस्डेक, आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आ रहा है। और इलेक्शन की जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, एक वही उम्मीद जो है नजर आ रही है, उसी वजह से हरा निशान जो है यहाँ नजर आ रहा है। और ख़ासतौर से अगर यूरोपियन मार्केट की हम बात करें, FTSE, CAC, डेक्स, यहाँ गिरावट का जो दौर है वो हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है जब यूरोपियन मार्केट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एशियन मार्केट की अगर बात की जाए, वहाँ क्या स्थिति है, एशियन मार्केट में भी आप देख सकते हैं निकाई 225 की बात की जाए, हैंग सेंग या कॉस्पी, आप देख सकते हैं निकाई 225 में ज़रूर गिरावट है, लेकिन हैंग सेंग और कॉस्पी में हरे निशान के साथ फिलहाल जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की स्थिति की, क्या मार्केट जो स्थिति है वो बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कारोबार जगत से जुड़ी जो अहम खबरें हैं उनकी भी। जी हाँ, खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं इस साल त्योहारी सीजन की, तो आपको बता दें इस दौरान ऑनलाइन बिक्री में शानदार बढ़त देखने को मिली है। लॉजिस्टिक्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लिकपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान ऑनलाइन बिक्री में 49% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2023 में 39% की तुलना में 10% अधिक है। क्लिकपोस्ट की रिपोर्ट में 2023 और 2024 दोनों में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए 6 प्रमुख श्रेणियों, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फर्नीचर, घरेलू सजावट और आभूषण में 61 मिलियन शिपमेंट के डेटा का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अमेजन के 85% खरीदार गैर मेट्रो क्षेत्रों से आते हैं और डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो हैं वो ब्रांड बड़े बाजारों की तुलना में मेट्रो बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं।
इस बढ़त को अधिक भारतीयों को डिजिटल मार्केट प्लेस से जोड़ने के प्रयासों का भी समर्थन मिला, जिससे बेहतर इंटरनेट पहुंच, लक्षित प्रचार और जेन जेड और महिला खरीदारों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में त्योहारी सीजन के दौरान स्थिर मांग बनी रही, जिससे पूरे भारत में त्योहारी खपत में महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक वृद्धि यानी इजाफा देखा गया है। और आइए अब रुक कर लेते हैं एक और बेहतर खबर का। आपको बता दें, भारत के सर्विस सेक्टर ने अक्टूबर महीने में मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई है और नई नौकरियों के अवसर भी बढ़े हैं। S&P ग्लोबल द्वारा किए गए HSBC इंडिया सर्विसेज PMI सर्वेक्षण के मुताबिक ये वृद्धि सितंबर में दर्ज किए गए निचले स्तर से उबरकर 58.5 पर पहुंच गई है। उत्पादन, उपभोक्ता मांग और रोजगार सृजन में मजबूत सुधार देखने को मिला। खासकर घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहक की मांग में तेजी आई है, जिससे कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाया है और अधिक कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर में 26 महीनों में सबसे तेज रोजगार वृद्धि दर्ज की गई है। करीब 13% कंपनियों ने नई नौकरियों की सृजन की बात की है, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 9% था। इससे साफ तौर से पता चलता है कि व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि नए व्यवसाय के अवसर और ग्राहक की बढ़ी हुई मांग इसके प्रमुख कारण हैं। तो जाना आपने किस तरीके से एक ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है सर्विस सेक्टर की। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे कैबिनेट के एक अहम फैसले के बारे में। जी हां, कैबिनेट ने PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। क्या है ये योजना, पहले आइए इसको हम समझते हैं। खासतौर से आपको बता दें, PM विद्या लक्ष्मी जब योजना की हम बात कर रहे हैं, इस योजना में वर्ष 2024 से 25 और 2030-31 के दौरान करीब 3600 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि कितनी बड़ी ये योजना है, इसमें देश के शीर्ष 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों का जो प्रवेश है वो अब आसानी से हो सकेगा, यानी उनको किसी तरह की आर्थिक मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हर वर्ष करीब 22 लाख से अधिक छात्र जो हैं उनको ये PM विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो कवर करेगी। ये एक बड़ा आंकड़ा है, देखिए कितनी बड़ी योजना और खासतौर से कितना लाभ इसके ज़रिए मिलेगा। और इस योजना के तहत जो विद्यार्थी हैं उनको कोलेटरल और गारंटर फ्री जो शिक्षा ऋण है, जो लोन है, एजुकेशन लोन, वो मिल पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बाधा बनता था पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने। और खासतौर से कुल 7.5 लाख रुपए तक की जो ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और खासतौर से आपको बता दें, 8 लाख रुपए तक की जो वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी हैं उनके 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% की जो ब्याज में छूट है वो इसके तहत प्रदान की जाएगी। और खासतौर से जो छात्र हैं कैसे वो इसके लिए आवेदन करेंगे, तो आपको बता दें विद्यार्थियों के अनुकूल और पूरी तरीके से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना का जो लाभ है वो छात्रों को मिल सकेगा। पूरी पारदर्शिता इसमें रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, डिजिटल मोड पे रखा गया है। और खासतौर से ये 4.5 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय वाली पारिवारिक आय विद्यार्थियों को पहले से दी गई पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त एक योजना है जिसकी शुरुआत की गई है। खासतौर से आपको बता दें जो लाभ इसके ज़रिए मिलेगा, वो जो संस्थान है उसमें NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में ये योजना जो है वो लागू होगी। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू इस योजना का, सरकारी संस्थानों में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, तो ये कुछ खास ऐसे पहलू हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं जो योजना है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, काफ़ी लाभ इसके ज़रिए मिलेगा। लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं सरकार की तरफ से पिछले एक दशक की अगर बात की जाए, तो उच्च शिक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव हमने देश में देखा है। किस तरह का वो बदलाव है और किस तरीके से उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, ये जान लेते हैं। 2014 के बाद से बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान जो हैं वो देश में स्थापित हुए हैं। और इनके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें, इसमें आप देख सकते हैं 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM,
15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। कैसे उच्च शिक्षा को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं, देश में राष्ट्रीय महत्व के 75 संस्थान थे जिनकी संख्या अब दोगुने से भी अधिक बढ़कर 165 हो चुकी है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से इनके योगदान को बढ़ाया जा रहा है। और पहले देश में 316 सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे जो अब बढ़कर 480 हो गए हैं। इनकी संख्या भी देखिए कैसे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ अगर नजर डालते हैं देश में तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थिति पर, जो संख्या 90 से बढ़कर फिलहाल में 188 हो चुकी है। कैसे देखिए ये लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की बात की जाए 2014 में 30,000 से ये बढ़कर अब 2024 में 70,000 हो चुकी हैं। यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और 70 वर्षों में देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे, 70 वर्षों में। लेकिन हम अगर बात करें पिछले 10 वर्षों की तो ये बढ़कर 706 हो गए हैं। ये सिर्फ पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि इस तरीके से उच्च शिक्षा को लेकर हर क्षेत्र में जो बदलाव है वो सरकार ने किया है। और खासतौर से ऐसे में MBBS सीटों की अगर हम बात करें जो कि 50 से 51 हज़ार थी, वो बढ़कर अब 1 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी हैं। करीब 1,07,000 तक की जो सीटें हैं वो आज के समय में मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा, कैसे उच्च शिक्षा में बदलाव हमने देखा है। और पहले देश में करीब 38,000 कॉलेजेस थे जो कि अब बढ़कर 53,000 हो चुके हैं। तो ये वो तमाम प्रयास हम कह सकते हैं जो कि पिछले 10 वर्षों के दौरान देखने को आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से लगातार सरकार जो है वो ना सिर्फ युवाओं पर बल्कि उच्च शिक्षा पर जोर दे रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, एक कर्मयोगी जिन्होंने विश्व में मान बढ़ाया भारत का, विकास के अमृत पथ पर लेकर चला देश को, देश के प्रति त्याग और समर्पण का भाव लिए भारत के सम्मान और पहचान के लिए समर्पित 140 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज, भारतीय राजनीति के महानायक नरेंद्र मोदी, उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, हर शुक्रवार सिर्फ DD न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है
अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और ब्रेक में जाने से पहले हमने यहाँ बात की थी पीएम लक्ष्मी योजना के बारे में, किस तरीके से जो छात्र हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, जो वित्तीय बाधा उनके सामने आती थी एडमिशन के टाइम या उसके बाद जो खर्चे होते थे, कैसे वो मुश्किल उनकी दूर होगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुर्णेंदु किशोर बनर्जी जी मौजूद हैं स्टूडियो में, संयुक्त सचिव हैं और शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका पुर्णेंदु जी। नमस्ते। सबसे पहले पुर्णेंदु जी, अब मैं जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की, तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रही, उसी के तहत एक महत्वपूर्ण पहल इसको माना जा रहा है। किस तरीके से, किन उद्देश्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक रिकमेंडेशन था कि जो भी स्टूडेंट्स है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, उनको उच्च शिक्षा में कोई बाधा ना पहुँचे, इसलिए वो प्राइवेट या पब्लिक कोई भी जगह जो अच्छा इंस्टीट्यूट है पढ़ने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए जी। वो वाला जो हम लोगों का पॉलिसी था, ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम वो पॉलिसी के डायरेक्शन में एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप है। हम लोग देश का खास सबसे अच्छा 860 इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे चुना है जी। ये 860 इंस्टीट्यूशन भी एक ट्रांसपेरेंट मेथड जो NIRF रैंकिंग से हम लोग निकाला है। इसी इंस्टीट्यूशंस में कोई भी छात्र जो इसको एडमिशन मिल जाए जी, उसको अगर भर्ती होने के लिए पैसा का कुछ भी ज़रूरत है तो ये उनका पिताजी माताजी किसी को चिंता करने का ज़रूरत नहीं होगा जी। वो छात्र अपना मेरिट में मिला है, इसके मतलब ये अपना पैर पे बाद में खड़ा होके अपना जो भी लोन है वो वापस कर पाएंगे। इसीलिए उसके लिए कोई कोलैटरल का ज़रूरत नहीं होगा, कोई गारंटर का ज़रूरत नहीं होगा। हम लोग मतलब उच्च शिक्षा विभाग एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हम दोनों मिलके सभी बैंक्स के साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन के माध्यम से जी ये डिस्कशन करके ये फाइनली फैसला किया गया है कि इन लोगों को कोलैटरल फ्री, गारंटी फ्री एजुकेशन लोन जिसको भी चाहिए उनको दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो परिवार की वार्षिक आय है वो इसमें एक निर्धारित की गई है, और जो क्या लोन की जो ऋण की सीमा भी अभी तक कुछ इसमें निर्धारित है? ऋण का कोई अपर लिमिट नहीं है। इंडियन बैंक एसोसिएशन का जी एक मॉडल एजुकेशन लोन है स्कीम, उसमें बताया गया है किस किस कारण से एजुकेशन लोन मिलता है। उसमें एकेडमिक फी शामिल है, हॉस्टल फी है, फिर स्टूडेंट के लिए लैपटॉप, किताब, उनका अपना रहने खाने का जो मेसिंग चार्जेस, ये सारा ऐड करके एक अमाउंट आता है। इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वो वेरी करेगा, लेकिन वो अमाउंट एक बार तय हो गया तो फिर उसी अमाउंट का लोन बैंक सैंक्शन करते हैं। जी वो पूरा अमाउंट का लोन ही कोलैटरल फ्री, गारंटी फ्री होगा। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है जी। अभी जो 10 लाख रुपया का बात है वो है एक एडिशनल आइटम कि अगर मान लीजिए किसी परिवार का आय, एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपया से कम है जी, उन लोगों को जो भी लोन उन्होंने लिया उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो मॉरेटोरियम पीरियड है उस पीरियड में 10 लाख रुपया तक लोन अमाउंट का जो इंटरेस्ट है उसमें 3% सेंट्रल गवर्नमेंट
पे करेंगे जी। बाकी जो है वो जो स्टूडेंट है वो पे करेंगे जी। तो ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाला पार्ट है उसमें अपर लिमिट है 10 लाख रुपया, लेकिन कोलेटरल फ्री गारंटी फ्री लोन का अपर लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए जब हम कवरेज की बात कर रहे हैं, करीब 22 लाख स्टूडेंट्स को माना जा रहा है कि वो अपनी इच्छा अनुसार जहां उनकी ज़रूरत है उसके अनुसार इसके तहत ऋण ले सकेंगे। अभी हम लोग जो उच्च शिक्षा का जो सर्वे होता है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें ये हम लोगों ने देखा है कि ये जो 860 इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने NIRF रैंक और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को लेके जो बनाया है, ये इंस्टीट्यूशन में 2022 का सर्वे के अनुसार हर साल 22 लाख स्टूडेंट वहाँ पे दाखिल होते हैं। जी। तो ये हर साल ये 22 लाख स्टूडेंट के पास उनमें से किसी को भी अगर ऋण का ज़रूरत हो अपना उच्च शिक्षा के लिए, ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा। बिल्कुल। और खासतौर से पूर्णेंदु जी समझना चाहेंगे कि जो छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर से वो अगर सरकारी विश्वविद्यालय में हैं, तो क्या उनको प्राथमिकता दी जाएगी इसमें, इस योजना के तहत? इस योजना के तहत एक तो है एजुकेशन लोन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे सभी छात्र को जी प्राथमिकता दिया चाहे जाएगा, वो निजी क्षेत्र वहाँ के पे हो वो या कहीं का भी हो। जी। अभी जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाला हिस्सा है वहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया है कि हर साल में 1 लाख स्टूडेंट जिसका 8 लाख रुपया से कम एनुअल इनकम है उनको ये फैसिलिटी मिलेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन वाला। जी। ये फैसिलिटी किसको मिलेगा? मान लीजिए टोटल एप्लीकेशन अगर 1 लाख से कम है तो सभी को मिलेगा। अगर एप्लीकेशन 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो फिर हम किस तरीके से 1 लाख को चुनेंगे, उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि पहले तो इंटर स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हम स्टेट वाइज स्लॉट अलॉट करेंगे। जी। स्टेट वाइज स्लॉट अलॉट करने के बाद वो स्टेट के अंदर जो लोग तकनीकी एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में है उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और उसके बाद भी मान लीजिए बहुत सारा एडमिशन अगर है तो उसमें जो लोग सरकारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो रहे हैं उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि सुनिश्चित सरकार कर रही है कि जो खासतौर से छात्र हैं उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर पूर्णेंदु जी, एक अलग ही एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम अपने देश में बात करें, पिछले 10 सालों में लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सीट्स हैं उनको बढ़ाया गया है और कहीं ना कहीं जो देश की युवा शक्ति है उसके कल्याण की लगातार माना जाए कि सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो अलग अलग हम कह सकते हैं उदाहरणों में नज़र आती है, और ये भी एक मजबूत उदाहरण उसी का। ये तो ज़रूर एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है, क्योंकि कोई भी हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट भी पहले हम लोगों को मिलता है कि कोई बच्चा उनको एडमिशन मिला, उनको अच्छा करने का उम्मीद है। ज़्यादातर गरीब घर के जो बच्चा है, इवन मध्यम वर्गीय बच्चा भी है जी, वो लोग बहुत अच्छा प्राइवेट ट्यूशन ये सब नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही पैसा लगता है। वो अपना मेरिट के हिसाब से उनको जब एडमिशन मिलता है उसके बाद हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एक दायित्व बनता है कि उनको किसी तरह हायर एजुकेशन का स्ट्रीम में दाखिल करना, और क्योंकि उन्हीं से देश का तरक्की होगा। दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री जी। तो उसके लिए हम लोगों के तरफ से जितना कोशिश हो सकता है वो तो हम लोग जरूर हमें करना जी बिल्कुल। और कब से इसके लिए जो आवेदन है जो छात्र हैं वो कर सकते हैं ये, और आप जल्दी से बता दें हमें। ये आवेदन अभी चालू ही है, तो जितना बैंक में लोन का एप्लीकेशन हो रहा है, कल ये तय हो गया है कि ये स्कीम चालू है। तो अभी आज से ही जो लोन का एप्लीकेशन आएगा ये सब लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे जी। हम लोग एक पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, पोर्टल डेवलपमेंट अभी चल रहा है, लेकिन लोन एप्लीकेशन पोर्टल डेवलपमेंट के लिए बंद नहीं रहेगा, ये नॉर्मल प्रोसेस में चलता रहेगा जी। उसके बाद क्योंकि ये जो एप्लीकेशन सारा आने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कितना स्टूडेंट अप्लाई किया, तो उसके हिसाब से उसके बाद हम लोग तय करेंगे। चलिए बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से सरकार सुनिश्चित कर रही है युवा कल्याण। फिलहाल पूर्णेंदु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो जाना आपने किस तरीके से लगातार सरकार जो है वो हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि जो छात्र हैं उनको किस तरीके से जब ऋण की जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी, और इसके तहत आपने जाना करीब कितने जो छात्र हैं वो लाभान्वित होंगे, और ज़ाहिर तौर पर एक बार फिर से जो देश का युवा है वो और मजबूत होगा, सशक्त होगा, और इस देश को भी और सशक्त बना पाएगा। फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।